नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास डकैती के बाद पार्ट 6। लेकिन इस समय शमशेर सिंह फंसा पड़ा था, इसलिए मुस्कुराकर रह गया। वड़ी, श्री राम जसवानी एकाएक बोला, यह खजाने बजाने का क्या चक्कर है नी? कुछ नहीं, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। लेकिन अभी तो खजाने की बात। श्री राम, तुम्हारा ज़्यादा देर यहाँ रहना ठीक नहीं। मत भूलो कि बोट चोरी होने वाली है। किसी ने तुम्हें यहाँ रात के इस वक्त देख लिया तो तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। देवराज चौहान की बात पर श्री राम ने फौरन सिर हिलाया। ठीक बोला वड़ी, मैं तो भूल ही गया था। आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कौन सी बढ़िया वाली बोट चोरी करनी है। एकदम फिट मोटर बोट दूंगा, पानी में उड़कर जाएगी। श्री राम को तो याद करेगा साईं। देवराज चौहान और श्री राम आगे बढ़ गए। सामान को जगमोहन, सोहनलाल, शमशेर सिंह और बख्तर ने मिलकर उठाया। इसमें दो राय नहीं थी कि सामान उठाने के लिए उन्हें मजदूर चाहिए थे, और यह काम शमशेर सिंह और बख्तर ने आकर पूरा कर दिया था, वरना सामान को लेकर टापू पर खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। समंदर के अंधेरे में डूबे किनारे पर कम से कम 15 बोटें खड़ी थी, जिन पर सवार होकर लोग उन 32 टापुओं पर जाते थे जिनमें जीवन आबाद था। कुछ दूर लकड़ी का केबिन नजर आ रहा था, जिसमें क्लब का प्रकाश था। उसमें बोटों की रखवाली करने वाला चौकीदार यानी कि मुन्ना सो रहा था, जिसने शाम को श्री राम के कहने पर बियर लाकर दी थी। श्री राम देवराज चौहान को लेकर नीले रंग की बोट पर पहुंचा। केबिन से आता मध्यम सा प्रकाश उस बोट पर पड़ रहा था। साईं, श्री राम धीमे स्वर में देवराज चौहान से बोला, यह बोट बहुत बढ़िया है नी, कमाल की है। यह बोट तो मैंने मीर सिंह और जोसेफ वोहरा को भी नहीं दी। साले दोनों हरामी दिखते थे, लेकिन तुम बढ़िया आदमी हो। तुम्हारे साथ बैठकर बियर पीने का भी मजा आया। जाओ नी, अब देर मत करो। वह मुन्ना जाग गया तो 5000 उसे देना पड़ेगा। मेरा तो पटड़ा बैठ जाएगा साईं। देवराज चौहान ने बोट में कदम रखा। बोट खासी बड़ी थी, नीचे कुर्सियां टिका रखी थी और बीच में से 8 फीट ऊंची सीढ़ी जा रही थी, जो कि ऊपर बने 2 छोटे केबिनों पर जाकर खुलती थी। बोट का स्टीयरिंग आगे की तरफ था। चुपचाप खिसक जाओ नी, इंजन यहाँ स्टार्ट मत करना, मुन्ना जाग जाएगा। चप्पू से बोट को यहाँ से 1-8 किलोमीटर समंदर के भीतर ले जाकर इंजन स्टार्ट करना। पेट्रोल की टंकी में माल फुल है। वैसे भी 6 कैनों में तेल पड़ा है, आने जाने में कम नहीं पड़ेगा तेल। वैसे भी तुम लोगों ने जाना ही है आदमखोरों की रिसेप्शन को 4 चांद लगाने। वापसी तो तुम लोगों की नहीं होगी नी। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान सी उभरी। वे सब सामान उठाए पास पहुंचे। धीरे वड़ी, शोर मत डालो, नहीं तो श्री राम का 5000 का नुकसान हो जाएगा। सारा सामान बोट में रखा। पानी के बड़े बड़े कैनों को ठीक तरह रखा गया कि बोट के झटके से वह गिरे नहीं। श्री राम ने 2 चप्पू उन्हें थमा दिए। सब बोट में पहुंच गए। श्री राम और देवराज चौहान ने बोट को धक्का दिया तो वह पूरी तरह पानी में उतरती चली गई। देवराज चौहान छलांग लगाकर उसमें चढ़ा। शमशेर सिंह और बख्तर ने चप्पू संभाल लिए। बाय बाय वड़ी, देवराज चौहान ने हाथ हिलाया। चप्पू पानी में मारते ही बोट हिली और तट से दूर होती चली गई। वड़ी, अगर खजाने का कोई चक्कर है तो बता दे साईं, मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि तुम लोग खजाने के साथ लौटो। मैं यहीं पर तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा। जवाब में देवराज चौहान ने हाथ हिला दिया। वड़ी, ये तो बहुत चालाक है। काम निकल गया तो थोबड़े से बोलना ही बंद कर दिया। बोट धीरे धीरे तट से दूर होती चली जा रही थी। चंद्रमा की रोशनी में बोट और समुद्र की उछलती लहरें स्पष्ट दिखाई दे रही थी। करीब 10 मिनट बाद श्री राम के कानों में बोट स्टार्ट होने की आवाज़ पड़ी। हो गई आदमखोरों की रिसेप्शन, श्री राम बड़बड़ा उठा। मीर सिंह ने बाज जाति का टापू आने से कुछ पहले ही मोटर बोट का इंजन बंद करवा दिया था और बोट को चप्पुओं के सहारे चलाकर टापू तक ले गए थे। ऐसा इसलिए किया गया था कि टापू वाले बोट की आवाज़ सुनकर सावधान न हो जाएं। जब वे लोग बाज जाति वाले टापू पर पहुंचे तो शाम का धुंधलका रात में बदलने वाला था। टापू पर पेड़ ही पेड़ नजर आ रहे थे और उन पेड़ों के बीच गहरा अंधेरा।
घने पेड़ों को पार करके शाम की रोशनी ठीक तरह से जमीन पर न पड़ने की वजह से पेड़ों के नीचे गहरा अंधेरा था। मीर सिंह चावला ने अजीत मलिक से कहा, बोट को खींचकर टापू की जमीन पर चढ़ा लो। क्या मालूम यहाँ कितनी देर लगे, ज़्यादा दिनों तक मोटर बोट सही सलामत नहीं रह पाएगी। मलिक ने फौरन अपने आदमियों को आदेश दिया कि बोट को टापू की जमीन पर चढ़ा दो। मोटर बोट को कठिनता से खींच खांच कर टापू की जमीन पर चढ़ा दिया गया। अब वह समुद्र की उछलती लहरों से सुरक्षित थी, पानी में खिसककर दूर जाने वाली नहीं थी। मलिक मीर सिंह के पास पहुंचा। सर, अब क्या किया जाए? क्या मतलब? सोचों में डूबे मीर सिंह ने उसे देखा। मैं कह रहा था कि कुछ ही देर में रात होने वाली है। मलिक ने टापू के पेड़ों के नीचे छाए अंधेरे को देखते हुए कहा, हमें ऐसी कोई जगह तलाश कर लेनी चाहिए जहां रात गुजारी जा सके। हाँ, मीर सिंह ने सिर हिलाया। मैं भी यही सोच रहा था। तुम देखो, कोई जगह ठीक लगती है? अभी देखता हूँ सर। कहने के पश्चात मलिक अपने आदमियों की तरफ पलटा। बोट में से सारा सामान निकाल लो, जल्दी करो, अंधेरा होने वाला है। बोट की लाइट ऑन करके हम टापू वालों को इस बात का एहसास नहीं दिलाना चाहते कि यहाँ कोई आया है। मलिक के आदमी तुरंत बोट से सामान निकालकर संभालने में लग गए। सर, मैं कोई जगह देखकर आता हूँ, मीर सिंह सिगरेट सुलगाते हुए बोला। अकेले मत जाओ, अपने साथ किसी को ले जाओ। मलिक ने जयराम को साथ लिया और आगे बढ़ गया। कुछ आगे जाने पर मलिक ने सिगरेट सुलगाई और ठिठक कर आसपास देखने लगा। मलिक, यह तो बहुत खतरनाक जगह लगती है। जयराम बोला। हाँ, मीर सिंह की मौत के लिए इससे बढ़िया जगह और कौन सी हो सकती है जहां उसे आग देने वाला भी कोई न हो। मलिक ने दांत भींचकर जहरीले स्वर में कहा। जयराम ने गहरी निगाहों से मलिक को देखा। क्या मतलब? मैं हरामजादे मीर सिंह के थप्पड़ को नहीं भूल पा रहा हूँ, मलिक ने कड़वे स्वर में कहा। सारी जिंदगी अंडरवर्ल्ड में बिता दी, अब मेरी उम्र जूता खाने की नहीं, मारने की है। तू कहना क्या चाहता है? जयराम की निगाह मलिक पर थी। जहर भरे अंदाज में अजीत मलिक छोटी सी हंसी हंसा। मीर सिंह चावला नाम का कुत्ता इस टापू से जिंदा वापस नहीं जाएगा। इसे देवराज चौहान मारेगा, जोसेफ वोहरा मारेगा, और अगर बच गया तो अजीत मलिक मीर सिंह चावला को शूट करेगा। उस थप्पड़ की कीमत मीर सिंह को अपनी जान से चुकानी होगी। जयराम, धीरे बोल। जयराम बड़बड़ा सा उठा। जब मैं मीर सिंह से कह रहा था कि देवराज चौहान से खेल मत खेलो, तो बहुत शौक था उसे देवराज चौहान से खेल खेलने का, और जब देवराज चौहान मौत के खेल में उसे मात दे गया तो अपनी हार को मेरे गाल के थप्पड़ के पीछे छिपाने की चेष्टा की। हरामजादा, वह भूल गया कि मलिक उसकी रखवाली करता है तो अपनी रखवाली भी उसे करनी आती है। जयराम दबे स्वर में बोला। धीरे बोला करो, आजकल जगह जगह कान बिखरे पड़े हैं, कोई सुन लेगा। मलिक ने गुस्से से होठ खींच लिए। चंद कोशिशों के बाद मलिक ने रात गुजारने के लिए एक जगह तय की जो पेड़ों के बीच में थी। इस समय इससे बढ़िया जगह और नहीं मिल सकती थी। मलिक जयराम के साथ मीर सिंह के पास पहुंचा। तब तक अंधेरा घिराया था। मिली कोई जगह? मीर सिंह ने पूछा। जी हाँ, आइए, कहने के साथ मलिक ने अपने आदमियों से कहा, सब सामान लेकर हमारे पीछे आओ। 10 मिनट पैदल चलने के बाद वे उस जगह पर पहुंचे। इन पेड़ों के बीच हम रह सकते हैं, कहने के साथ ही मलिक अपने आदमी के पास पहुंचा और सामान में से टॉर्च निकालकर जलाकर उसने मीर सिंह को वह जगह दिखाई। जमीन में नमी थी और वह पेड़ों से घिरी जगह थी। आसपास कोई खतरा तो नहीं? मीर सिंह चावला ने मलिक को देखा। मेरे ख्याल में तो। ख्याल क्या होता है, पक्की बात बोलो। मलिक के चेहरे पर कड़े हुए भाव फैले, जिन्हें अंधेरे के कारण मीर सिंह न देख सका था। सर, मेरे लिए यह जगह बिल्कुल अनजान है, पहली बार यहाँ पहुँचा हूँ, वह भी अंधेरे में है, इसलिए पक्के तौर पर किसी भी बात के बारे में नहीं कह सकता। मलिक, अब तुम्हारे काम तसल्ली से भरे नहीं होते, अगर होते तो देवराज चौहान हाथ से नहीं निकल पाता, मीर सिंह ने सख्त स्वर में कहा। अब लापरवाही करना छोड़ दो, वरना तुम्हारी लापरवाही तुम्हारी जान ले लेगी। मलिक के चेहरे पर कड़वे भाव फैले, जिन्हें मीर सिंह नहीं भांप सका था। मुझे अपनी गलतियों का एहसास है सर। मलिक की आवाज़ बिल्कुल शांत थी। ठीक है,
बेड बिछाओ। अगले 5 मिनट में वहाँ लेटने के लिए चादरें बिछ चुकी थी। मीर सिंह के लिए खास तौर पर गद्दा बिछाया गया था, हवा वाला तकिया, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मलिक सर, हमारे साथ 8 आदमी हैं। जी। 4 को हथियारों के साथ ड्यूटी पर लगा दो, 4 घंटों के लिए। बाकी के 4 आखिरी 8 घंटे ड्यूटी देंगे। ओके सर। गनमैनों को समझा देना कि जरा सी लापरवाही सबको मौत के मुंह में धकेल सकती है। आप निश्चिंत रहे सर, सब ठीक रहेगा। उसके बाद मलिक गनमैनों को समझाने में लग गया। जोसेफ वोहरा वाली मोटर बोट आधी रात के बाद टापू के किनारे पर आ लगी। गहरा अंधेरा हर तरफ था। मोटर बोट की लाइट टापू पर पड़ रही थी। लाइट में टापू के घने पेड़ नजर आ रहे थे। पेड़ों का घनापन देखकर वह सोचने पर मजबूर हुआ। चंद्रमा की तीव्र रोशनी में समुद्र की लहरें तीव्र उछाल ले रही थी। पानी में खड़ी मोटर बोट हौले हौले हिल रही थी। जोसेफ वोहरा ने हर तरफ का जायजा लिया। यह बोट के ऊपरी केबिन में मौजूद था। नीलकंठ उसके पास पहुंचा। हम उस टापू पर पहुंच गए सर। हाँ, श्रीराम ने जो नक्शा बताया था उस हिसाब से हमें इसी टापू पर जाना था। जोसेफ वोहरा ने गंभीर स्वर में कहा। मेरे ख्याल में हम गलत नहीं पहुंचे। अब क्या किया जाए सर? नीलकंठ गंभीर था। नीलकंठ, जोसेफ वोहरा ने सोच भरी स्वर में कहा, मेरे ख्याल में रात के अंधेरे में टापू पर जाना ठीक नहीं है। आदमखोर लोगों का मामला है और हम टापू के हालात भी ठीक तरह नहीं जानते। तो फिर बोट को टापू के साथ लगे रहना ठीक नहीं। आदमखोर लोग हमला भी कर सकते हैं। बोट को किनारे से दूर ले लो। बाकी की रात हम समुद्र में गुजारेंगे। वेरी गुड आइडिया सर। जोसेफ वोहरा ने नीलकंठ को देखा। मीर सिंह हमारे से कई घंटे पहले चला था। यस सर। तो वह भी टापू पर आ गया होगा, जो कि टापू के किसी और किनारे पर लगी होगी, या फिर वह रास्ता भटक कर किसी और टापू पर पहुंच गया होगा, जोसेफ वोहरा ने कहा। सर, नीलकंठ ने गंभीर स्वर में कहा, मीर सिंह चावला उन लोगों में नहीं है जो भटक जाते हैं। वह पहले भी टापू पर खजाने के वास्ते अपने कई आदमी भेज चुका है, इसलिए उसका रास्ता भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। शायद तुम ठीक कह रहे हो। जोसेफ वोहरा ने हौले से अपना सिर हिलाया। हो सकता है मीर सिंह टापू के किसी दूसरे किनारे पर मौजूद हो। मेरा भी यही ख्याल है सर। छोड़ो इन बातों को, जोसेफ वोहरा ने हाथ हिलाकर कहा। बोट को टापू के किनारे से दूर करो। सुबह होने पर ही हम टापू पर कदम रखेंगे। देर होने पर किसी तरह का खतरा आ सकता है। मैं अभी बोट को टापू से दूर करवाता हूँ। कहने के साथ ही नीलकंठ बाहर निकल गया। जोसेफ वोहरा ने सिगरेट सुलगाई और सोच भरे अंदाज में कष्ट लेने लगा। मीर सिंह चावला की आंखें करवट लेते हुए तनिक खुली और फैलती चली गई। उसकी नजरें धोखा नहीं खा सकती थी। पेड़ों के बीच में से चंद जोड़ी हरे रंग की चमकती आंखें दिखाई दी, जैसे कि बल्ब जल रहे हों। हक्का पक्का सा मीर सिंह उन चमकती आंखों को देखता रह गया। अगले ही पल अनजाने खौफ की कपकपी सी बदन में दौड़ी। उसने गर्दन घुमाकर देखा। 4 गनमैन हाथों में हथियार लिए सतर्क खड़े थे। मीर सिंह ने पुनः गर्दन घुमाई। वह चमकती हरी आंखें गायब हो चुकी थी। न कोई आवाज, न आहट उनके जाने की। मीर सिंह फौरन उठ बैठा। उसने अपनी आंखों को रगड़ा, पुनः देखा, परंतु वह हरी आंखें उसे पुनः नहीं नजर आई। पल भर के लिए मीर सिंह को लगा जैसे उसे धोखा हुआ हो, लेकिन नहीं। उसने हरी आंखों के जोड़े देखे थे, जो रात के अंधेरे में बल्ब की तरह चमक रहे थे। उसे धोखा नहीं हुआ। मीर सिंह ने तकिए के नीचे हाथ मारकर रिवॉल्वर निकाली और उठ खड़ा हुआ। उसे उठते पाकर चारों गनमैन सतर्क हुए। मीर सिंह उनके पास पहुंचा। तुम लोगों ने हरी चमकने वाली आंखों को देखा? मीर सिंह का स्वर असंयत था। हरी आंखें? एक के होठों से निकला। हाँ, कुछ पल पूर्व। मीर सिंह ने पेड़ों की तरफ इशारा किया। उन पेड़ों के पीछे नजर आ रही थी। नहीं, हमने तो वहां कुछ नहीं देखा। अंधेरे में मीर सिंह का चेहरा सुलग उठा। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? मीर सिंह दांत भींचकर बोला। नहीं सर, गनमैन हड़बड़ाकर बोला। मैंने तो कहा है कि उस तरफ नहीं देख पाए। आप कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे। हम अभी उस तरफ जाकर देखते हैं। मीर सिंह के चेहरे पर क्रोध था। तुम लोग ठीक तरह से ड्यूटी नहीं दे रहे। अगर अब तुम में से किसी ने लापरवाही की तो शूट करके समुद्र में फेंक दूंगा। मीर सिंह ने एक एक शब्द चबाकर दरिंदगी भरे स्वर में कहा। हम ठीक ड्यूटी दे रहे हैं
और अब और भी ख्याल रखेंगे। दूसरे गनमैन ने सूखे होठों पर जीभ फेर कर कहा। भीचे दांतों से मीर सिंह पलटा और गद्दे पर जा बैठा। उसकी निगाहें पुनः पेड़ों के तनों के पीछे गई, जहां उसने बल्ब की तरह चमकती हरी आंखों को देखा था, परंतु अब वहां कुछ नहीं था। मीर सिंह लेट गया, रिवॉल्वर तकिए के नीचे रख ली, लेकिन आंखों से नींद उड़ चुकी थी। बार बार उसके जहन में हरी आंखें ही नाच रही थी। इस दौरान कई बार उसने आंखें खोलकर देखा, कुछ भी नहीं था, जबकि आंखें बंद करने पर कई बार उसे लगता कि हरी चमकती आंखें उसके करीब, बेहद करीब आ पहुंची हों। बाकी की सारी रात इन्हीं अंदेशों में करवटें लेते बीत गई। भोर का उजाला फैलते ही सब नींद से उठ बैठे। सारा सामान पैक कर लिया गया। मलिक मीर सिंह के पास पहुंचा। मीर सिंह की आंखें नींद ठीक से न लेने के कारण कुछ लाल सी भारी हो रही थी। सर, मलिक बोला, अब क्या किया जाए? यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मीर सिंह घने पेड़ों पर निगाह मारता हुआ बोला। कुछ दूर सिर्फ घने पेड़ ही नजर आ रहे थे, न जमीन न आसमान नजर आ रहा था। मलिक ने सिर हिलाया। मलिक, सर, रात को मैंने कुछ लोगों की आंखें देखी थी। मीर सिंह गंभीर था। आंखें? मलिक के होठ सिकुड़े। हाँ, मीर सिंह ने सिर हिलाया। हरे रंग की छोटे छोटे बल्बों समान चमकती आंखें, 3-4 जोड़ी आंखें घूर रही थी हम लोगों को। रात को अचानक आंख खुली तो देखा। ओह, मलिक ने सोच भरी स्वर में कहा। फिर तो गनमैनों ने भी? नहीं, पहरे पर जो लोग थे वे उन आंखों को नहीं देख पाए। मैंने उसी वक्त उनसे पूछा था। मेरे उठते ही वह आंखें गायब हो गई, फिर नजर नहीं आई। मुझे उसी समय उठा दिया होता, मलिक जैसे अपनेपन से बोला। मीर सिंह ने कुछ नहीं कहा। सर, मलिक ने सोच भरी स्वर में कहा, यह भी तो हो सकता है आपको धोखा हुआ हो। धोखा? मीर सिंह ने तीखी निगाहों से अजीत मलिक को देखा। यस सर, रात को उड़ने वाले कुछ ऐसे भी कीड़े होते हैं जो रोशनी छोड़ते हैं, जैसे कि जुगनू लाल रंग की रोशनी छोड़ता है। हो सकता है यहाँ कोई ऐसे कीड़े हों जो हरे रंग की रोशनी छोड़ते हों। मीर सिंह चावला के चेहरे पर सख्त भाव उभरे। तुम मुझे पागल समझते हो? ऐसी बात नहीं सर, मैं। शट अप। मीर सिंह के दांत भींच गए। मैं जो कह रहा हूँ उस पर विश्वास करो, अपनी मत मारो कि यह हो सकता है वह हो सकता है, समझे क्या? जी। क्या? यही कि आपने रात को चमकती हरी आंखें देखी, मलिक ने सपाट स्वर में कहा। मीर सिंह के चेहरे पर उखड़े भाव थे। सावधान रहना, यह टापू खतरों से भरा लगता है। मीर सिंह ने उसे सतर्क किया। सर, खतरा यहाँ बहुत है, तभी तो आज तक आपके भेजे आदमियों में से एक भी नहीं लौटा। मीर सिंह सिर हिलाकर रह गया। दूसरी तरफ 3 गनमैन नाश्ता तैयार करने में व्यस्त थे। मलिक, सर, देवराज चौहान कहाँ होगा? कुछ पल सोचने के पश्चात मलिक बोला। मेरे ख्याल में वह अंडमान निकोबार पहुंच गया होगा या फिर पहुंचने वाला होगा, लेकिन वह इस टापू पर कैसे पहुंचेगा? उसे कैसे मालूम होगा कि वह टापू यही है? वह देवराज चौहान है, अपना रास्ता खुद तलाश कर लेगा, मलिक ने शांत स्वर में कहा। मलिक, मैं देवराज चौहान को खत्म करना चाहता हूँ। मीर सिंह के दांत भिज गए। उसे टापू पर आ लेने दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अजीत ने सिर हिलाकर कहा। मैं पहले देवराज चौहान को खत्म करना चाहता हूँ मलिक, मीर सिंह गुर्राकर बोला। मैंने कभी भी हार का मुंह नहीं देखा और देवराज चौहान ने मुझे मेरे ही घर में तगड़ी मात दी। यह सब मेरे बर्दाश्त के बाहर की बात है। यही वजह रही कि मैंने इस खतरनाक टापू पर कदम रखा। खजाना बाद में, देवराज चौहान की मौत पहले। अजीत मलिक ने मीर सिंह के क्रोध से भरे चेहरे को देखा। लेकिन सर, अभी देवराज चौहान नहीं पहुंच सका। टापू इतना बड़ा है, वह आएगा भी तो जाने टापू के कौन से हिस्से से भीतर प्रवेश करेगा, लेकिन उसका टारगेट खजाने की तरफ बात जाती होगी। मेरे ख्याल में हम वहीं पहुंचकर देवराज चौहान को पा सकेंगे। मीर सिंह कुछ नहीं बोला। अगर हम टापू पर पहले ही देवराज चौहान को ढूंढते रहे तो खजाने तक पहुंचने से पहले ही हमारे पास मौजूद खाने का सामान और पीने का पानी समाप्त हो जाएगा। मीर सिंह ने मलिक को देखते हुए सिर हिलाया। तुम ठीक कह रहे हो, हमें खजाने तक पहुंचना चाहिए। यकीनन रास्ते में देवराज चौहान मिलेगा और तब हम उसे घेर कर आसानी से खत्म कर सकते हैं। देवराज चौहान टापू पर नहीं बल्कि अपनी मौत के पास आ रहा है,
मीर सिंह का चेहरा और भी क्रूरता से भर उठा। मीर सिंह चावला को ठीक तरह पहचाना नहीं देवराज चौहान ने। शेर बूढ़ा हो जाए तो क्या हुआ, शेर हमेशा शेर ही रहता है। मीर सिंह दांत भींच कर कहा, आप ठीक कह रहे हैं सर। एक खतरा और भी हमारी राह में है, जोसेफ वोहरा, वह भी इसी टापू पर पहुंचेगा। डोंट वरी सर, हमारे मुकाबले पर कोई भी नहीं ठहर पाएगा। जोसेफ वोहरा टापू पर पहुंच चुका होगा, हो सकता है, या फिर आज पहुंच जाएगा, मलिक बोला। जोसेफ वोहरा जैसा इंसान अंडमान निकोबार में रुककर अपना वक्त बर्बाद नहीं करेगा, यह वहां से चल पड़ा होगा। मलिक, हमें हर कदम पर सावधान रहना होगा। हम सावधान हैं सर, आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। मीर सिंह ने सिर हिलाया। तभी एक गनमैन प्लेट में नाश्ता लाया और मीर सिंह को थमाया। मीर सिंह ने प्लेट थाम ली। इस वक्त मजबूरी थी, वरना ऐसा नाश्ता करने का मीर सिंह आदी नहीं था। आप भी नाश्ता कर लीजिए, गनमैन ने अजीत मलिक से कहा। तुम चलो, मैं आता हूँ। वक्त बर्बाद मत करो, मीर सिंह बोला। सब नाश्ता करो और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अभी जाने कैसे कैसे खतरों का सामना करना पड़ सकता है, खास तौर से देवराज चौहान और जोसेफ वोहरा। तो मैं भी नाश्ता कर लेता हूँ, कहने के साथ ही मलिक उस तरफ बढ़ गया जिधर नाश्ता तैयार हो रहा था। दिन का उजाला फैलने के बाद ही जोसेफ वोहरा के इशारे पर मोटर बोट को तट के साथ लगाया गया। अब टापू के नज़ारे स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। किनारे पर तो रेत ही रेत थी, जिसे कि समुद्र की लहरें उछाल कर अपने साथ ले आई थी। कुछ आगे मिट्टी स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही थी। सब मोटर बोट से उतरकर टापू की जमीन पर आ गए। नीलकंठ, टापू की जमीन पर खूंटी गाड़कर बोट को रस्सी द्वारा खूंटी से बांध दो। नीलकंठ ने साथ आए आदमियों को बोट बांधने को कहा। यह टापू है या घना जंगल? जोसेफ वोहरा सोच भरे स्वर में नजरें दौड़ाता हुआ बोला। लगता तो ऐसा है जैसे यहाँ किसी इंसान के पांव भी न पड़े हों। आदमखोरों के टापू पर कोई मरने के लिए क्यों आना चाहेगा? नीलकंठ ने कहा। ठीक कहते हो, जोसेफ वोहरा ने सोच भरे स्वर में कहा। यहाँ तो कोई बोट नजर नहीं आ रही। लगता है मीर सिंह चावला टापू के किसी अन्य किनारे पर रुका है। यकीनन यही बात होगी। नीलकंठ, नाश्ता वगैरह जो करना है करके यहाँ से आगे बढ़ा जाए। श्योर सर, नीलकंठ ने कहते हुए एक आदमी को इशारा करके पास बुलाया। नाश्ता तैयार करो, यहाँ ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं होना चाहिए, हमें फ़ौरन रवाना होना है। जी, कहने के बाद वह चला गया। जोसेफ वोहरा ने नीलकंठ पर निगाह मारी। मीर सिंह कल शाम तक टापू पर आ गया होगा, जोसेफ वोहरा ने कहा। हाँ सर, तुम्हारा क्या ख्याल है? रात को वह टापू के भीतर चला गया होगा? सर, नीलकंठ ने सोच भरे स्वर में कहा। मुझे नहीं लगता कि मीर सिंह रात को पेड़ों से ढके टापू पर जाने की गलती करेगा। यकीनन रात उसने सुरक्षित जगह पर बिताई होगी। जोसेफ वोहरा ने सिर हिलाया। यही बात होगी। मीर सिंह से हमारा कहीं भी टकराव हो सकता है, वे लोग सामने पड़ सकते हैं। नीलकंठ ने जोसेफ वोहरा को देखा। ऐसी स्थिति में क्या करना है सर? जोसेफ वोहरा ने अपने काले चेहरे पर हाथ फेरा, फिर सिगरेट सुलगाकर कश लिया। नीलकंठ जी, हम यहाँ झगड़ा करने नहीं आए। ठीक बात है सर, और मार खाने भी नहीं आए। जोसेफ वोहरा की आवाज़ सख्त हो गई। जैसे हालात हों उस वक्त वैसा ही किया जाए। मेरे ख्याल में मीर सिंह खामखा टापू पर झगड़ा मोल नहीं लेगा। मेरा भी यही ख्याल है सर, फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी तरह सतर्क रहेंगे। गुड। जोसेफ वोहरा ने खुले समुद्र पर निगाह मारी, जो कि दूर दूर तक शांत नजर आ रहा था। देर सवेर देवराज चौहान का भी सामना करना पड़ेगा। जब वह सामने आए तो सावधान रहना। वह उस मीर सिंह से भी ज़्यादा खतरनाक है। यह मत सोचना कि तुम उससे आसानी से सिक्का ले आए तो आने वाले समय में भी वह तुम्हारे सामने शराफत से पेश आएगा। मैं देवराज चौहान से सावधान रहूँगा। नीलकंठ ने हौले से सिर हिलाया। नाश्ते का प्रबंध देखो। नीलकंठ जोसेफ वोहरा के पास से हट गया। मीर सिंह, मलिक और उनके 8 आदमी बढ़ते जा रहे थे। घने पेड़, फैले पेड़, घना जंगल, पेड़ों की टहनियाँ जैसे झुककर जमीन को छू रही थी। कई बार उन्हें हाथ से टहनियाँ हटाकर रास्ता बनाना पड़ा। नरम जमीन, हवा के नाम पर वहाँ कुछ भी नहीं था। हवा भी जैसे पेड़ों को पार करके आने में असमर्थ थी। सबसे आगे सामान उठाए 2 आदमी थे, उनके बाद मीर सिंह और मलिक, बाकी के आदमी उनके पीछे थे।
मीर सिंह ने जानबूझकर 2 आदमियों को आगे कर रखा था कि अगर कोई खतरा आए तो पहले खतरे की लपेटे में वे दोनों आए। उनसे 10-12 फीट के फासले पर वे चल रहे थे। उनकी पैनी निगाह हर तरफ घूम रही थी। जेबों में मौजूद रिवॉल्वरें इस्तेमाल होने के लिए बिल्कुल तैयार थी। मलिक, चलते चलते मीर सिंह बोला, आदमखोरों की बस्ती कहाँ हो सकती है? इसी टापू पर होगी। यह बात मुझे भी मालूम है, मीर सिंह ने उखड़े स्वर में कहा। मेरा मतलब था किस दिशा में होनी चाहिए। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता सर। उन्हें तलाश करने के फेर में हमें सारी टापू को न छानना पड़े। मीर सिंह बोला, सर वे लोग इस बारे में अनजान नहीं होंगे कि हम उनके टापू पर आ पहुंचे हैं। आदमखोर जातियां तो वैसे भी अपने शिकार की खुशबू पा लेती हैं। मीर सिंह की आंखों के सामने हरी आंखें चमकी जो उसने रात को देखी थी, जिन्हें सिर्फ वह ही देख पाया था, इत्तेफाकन कोई दूसरा नहीं। मीर सिंह का दिल धड़का। वह हमारे आने के बारे में जान चुके हैं? मीर सिंह ने सूखे स्वर में कहा। मैं समझा नहीं। मलिक के चेहरे पर असमंजस के भाव उभरे। तुम भूल रहे हो, रात को मैंने चमकती हरी आंखें देखी थी। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये आंखें आदमखोरों की ही थी। वे हमारे आने के बारे में जान चुके हैं। चलते चलते मीर सिंह ने मलिक को देखा। मलिक ने सोच भरे अंदाज में सिर हिलाया। तो फिर वह हमें छोड़कर क्यों चले गए? हम पर हमला क्यों नहीं किया? यह बात तो वही जाने। मीर सिंह गहरी सांस लेकर बड़बड़ाया। मलिक को जाने क्यों अभी तक मीर सिंह द्वारा हरी आंखें देखने की बात का विश्वास नहीं आ रहा था। अजीब सी खामोशी का माहौल था टापू पर। अगर कोई आवाज़ थी तो समुद्र की, जिसकी कोई बड़ी लहर टापू से टकराती तो कानों में शोर आ पड़ता। सर, अगर रात को उन्होंने हम लोगों को देखा था तो अब तक उनकी तरफ से कोई हरकत होनी चाहिए। जवाब में मीर सिंह ने कुछ नहीं कहा। वे सब तेजी से बढ़े जा रहे थे। उनकी पैनी निगाह हर तरफ घूम रही थी। सर, मलिक ने कहा, अगर वे लोग हमला करें तो हमें क्या करना चाहिए? सोचने की ज़रूरत नहीं, गोलियों से भून दो उन्हें। मीर सिंह ने दांत भींचकर कहा। हम 5-10 मारेंगे तो वह फिर 10-20 आ जाएंगे। कोई बात नहीं, मीर सिंह ने कहर भरे स्वर में कहा। हमारे पास गोलियों की कमी नहीं है। बातों के दौरान पीछे क्या हुआ उन्हें खबर नहीं थी। भीखा नाम का गनमैन सामान उठाए कुछ पीछे रह गया था, मात्र 15 कदम पीछे। उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं था। जो ही वह पेड़ के नीचे से निकला तभी पेड़ के ऊपर तने से 2 हाथ आए। एक हाथ भीखा के मुंह पर टिक गया, दूसरे हाथ ने उसकी बाह को पकड़ा और वह जमीन से ऊपर उठता चला गया। भीखा ने चीखना चाहा, लेकिन मुंह पर हाथ टिका होने के कारण चीख मुंह में ही घुटकर रह गई। वह हवा में लटका हुआ टांगे हिलाता रहा। उस हरी आंखों वाले ने पेड़ के मजबूत तने पर टांगों के बल लटके दोनों हाथ नीचे लटकाए उस गनमैन को दबोच लिया था, जो सहायता के लिए चिल्ला भी ना पाया था। पीछे क्या हुआ किसी को पता भी ना चल पाया था। मीर सिंह की पार्टी धीरे धीरे निगाहों से ओझल होती चली गई थी। पेड़ पर उल्टा लटक कर गनमैन को उसने वैसे ही थाम रखा था। जब उसे महसूस हुआ कि आगे जाने वाले आदमी काफ़ी आगे चले गए हैं तो उसने उसके शरीर को खास अंदाज में झटका दिया और दूसरे ही पल वह जमीन पर था। उसका हाथ वेग के साथ गनमैन के सिर पर पड़ा। तीव्र कराह के साथ वह बेहोश हो गया। इससे पहले वह नीचे गिरता, हरी आंखों वाले ने उसे थामा और कंधे पर लाद लिया। फिर तेजी से गहरे जंगल में गुम होता चला गया। देखने में वह काफ़ी भयानक लग रहा था। आँख के बीच की गोलाई लिए हरी आँख में बेहद तीव्र चमक विद्यमान थी। यकीनन वह आंखें रात को बल्ब की तरह चमकती होंगी। उसका पूरा बदन नंगा था, मात्र कमर को छोड़कर। कमर पर उसने निक्कर डाल रखी थी। जोसेफ बोहरा का काला चेहरा पसीने से भीगा पड़ा था। टापू के चारों तरफ समुद्र के होने के कारण गर्मी से ज़्यादा उमस थी। पेड़ों को काटती हुई सूर्य की धूप कहीं कहीं ही नजर आ रही थी। कई जगहों पर तो इतने गहरे पेड़ थे कि उनके नीचे से निकलते समय ऐसा लगता था जैसे अभी रात होने वाली हो। कहीं पर जमीन बिल्कुल सूखी थी तो कहीं पर सीलन लिए हुए थी। जोसेफ बोहरा और नीलकंठ के अलावा 10 आदमी उनके साथ थे, जिन्होंने सामान उठा रखा था। उनके चलने की गति कम नहीं तो ज़्यादा भी नहीं थी। जोसेफ बोहरा मीठे शब्द कहकर अपने आदमियों का हौसला बढ़ा रहा था। तभी उसके ग्रुप के साथ एक हादसा हुआ। वह लोग ऐसे पेड़ के नीचे से निकल रहे थे जहां सांपों की तरह
टहनियाँ नीचे को झुकी लटकती हुई लहरा रही थी। उन लटकती सूखी टहनियों के साथ विषैला सांप इस तरह लिपटा हुआ था कि वह टहनी का ही रूप लग रहा था। तभी उसके करीब से निकलते समय उस सांप का फन उठा और एक के कंधे पर वेग के साथ पड़ा। वह पीड़ा से चीखा। सामान उसके हाथ से छूट गया और अगले ही पल वह नीचे गिर पड़ा था। उसकी चीख सुनकर सब तीव्रता से पलटे। क्षण भर में ही वे भांप गए। तभी वही सांप दूसरे को डसने वाला था कि बला की फुर्ती के साथ जोसेफ वोहरा ने जेब से रिवॉल्वर निकाली और दांत भींचकर ट्रिगर दबा दिया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।